हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति क्या होती है इस बारे में बताएंगे। अगर हम तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति को जानना चाहेंगे तो हमें ये जानना होता है कि जो आवर्त सारणी होती है, पीरियडिक टेबल होती है, उस पीरियडिक टेबल में तत्वों को किस प्रकार से अरेंज किया गया। अगर हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात करें तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया और किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्रोटॉन की संख्या को बताता है। अगर हम परमाणु की बात कर रहे हैं तो किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वो हमारी सेल कहलाती हैं, कोष कहलाती हैं। न्यूक्लियस की एनर्जी होगी, पहली कोष होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इस प्रकार से कोष होती हैं। नाभिकीय धनावेश जो है वो प्रोटॉन के कारण होता है क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिकीय धनावेश के कारण कोष जो होती हैं वो न्यूक्लियस की ओर आ जाती हैं, उससे दूर भी चली जाती हैं कि नाभिकीय धनावेश बढ़ेगा तो नाभिक की ओर विस्थापित हो जाएगी कोष, और नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो नाभिक से दूर होती चली जाएगी। तो इसी के आधार पर इनका साइज घटता है और बढ़ता है। अगर हम तो तत्वों के गुणधर्म आवर्ती प्रवृत्ति का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट के बाद दोबारा से वो गुण प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे पहली कोष में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 के बाद तीसरा जब आता है तो पहले वाले के गुण के समान होता है। फिर दूसरे में और तीसरे में आवर्त में 8 होते हैं, तो इनके बाद 8 तत्वों के बाद पुनरावृत्ति होती है। फिर 18 होते हैं, 18 तत्वों के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के जो गुणों की पुनरावृत्ति होती है इसे आवर्ती प्रवृत्ति कहते हैं, इसे कहते हैं आवर्ती प्रवृत्ति। इन्हीं में त्रिज्या की बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है किसी भी नाभिक से लेके बाहरी कोष तक की जो दूरी होती है वो उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। लेकिन इसे निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये आपकी कई प्रकार की हो जाती है। वैन डर वाल्स त्रिज्या हो जाती है, सहसंयोजक त्रिज्या हो जाती है, धात्विक त्रिज्या हो जाती है, अक्रिय त्रिज्या हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की त्रिज्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है। अब बात करते हैं वैन डर वाल्स त्रिज्या की। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है कि जब 2 अणु पास पास होते हैं, तो एक अणु के नाभिक से दूसरे अणु के नाभिक के मध्य की दूरी, जैसे एक अणु हमारा क्लोरीन का ये है और दूसरा अणु ये है क्लोरीन का, तो यहाँ एक अणु का नाभिक ये गया और दूसरे अणु का नाभिक ये है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है और उस दूरी के आधे भाग को वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। यानी 2 अणुओं के नाभिक से नाभिक तक की दूरी के आधे भाग को वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। तो ये वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी और इस दूरी के आधे भाग को ये वैन डर वाल्स डिस्टेंस कहलाती है। 2 अणुओं के नाभिक से नाभिक तक की दूरी को वैन डर वाल्स डिस्टेंस कहते हैं और इसके आधे भाग को वैन डर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। ये थी आपकी वैन डर वाल्स त्रिज्या। अब बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या जब कोई 2 परमाणु आपस में, यानी परमाणु भी ऐसे हों समान, जब कोई 2 समान परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो उन दोनों परमाणुओं के नाभिक से नाभिक तक की दूरी के आधे भाग को
सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे हम इस अणु में बात करें तो यहाँ क्लोरीन के परमाणु हैं और ये दोनों क्लोरीन के परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की सह साझेदारी से जुड़े होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन की सह साझेदारी से जुड़े होने के कारण एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक से दूसरे क्लोरीन के परमाणु के नाभिक तक की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे, जो क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगी। जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1.99 एंगस्ट्रॉम है तो इसका आधा 0.99 एंगस्ट्रॉम ये कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। इसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या कहेंगे। यानी एक ही अणु में जब समान परमाणुओं के नाभिक से नाभिक तक की दूरी के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं, उसे कहेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। अब हम आवर्त सारणी में बात करें तो आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या का मान होता है तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जब चलते हैं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो कोषों की संख्या स्थिर रहती है, कोष नहीं बढ़ते हैं। अगर दूसरे आवर्त में तो 2 ही कोष रहेंगे, तीसरे आवर्त में 3 कोष रहेंगे तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन नाभिकीय धनावेश बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है नाभिकीय धनावेश बढ़ता जाता है और नाभिकीय धनावेश बढ़ने से जो कोष होती हैं वो नाभिक की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिससे उनके आकार में कमी आती है। तो हम कह सकते हैं किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय धनावेश बढ़ने के कारण परमाणु का आकार घटता है और परमाणु का आकार घटने से परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाता है। और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे चलते जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है। पहले आवर्त में 1 कोष होगी, दूसरे आवर्त में 2 कोष होगी, तीसरे आवर्त में 3 कोष होंगी, 4 तो कोषों की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। परमाणु का आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता चला जाता है। सहसंयोजक त्रिज्या की बात यदि हम करें तो नेक्स्ट आपकी आती है धात्विक त्रिज्या। धातुओं के जो अंतरानाविक होते हैं तो धातुओं के अंतरानाविक से नाविक तक की दूरी के आधे भाग को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल के परमाणु होते हैं, उनके अंतरानाव की दूरी होती है, उस दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं। उत्कृष्ट गैस त्रिज्या, जो अक्रिय गैसें होती हैं तो अक्रिय गैसों की वान डेर वाल्स त्रिज्या निकाली जाती है। देखिए Kr और He की सहसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं, इस कारण उनके सहसंयोजक त्रिज्या भी निकाली जाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो त्रिज्या होती है वो 4 प्रकार की बताई गई है: वान डेर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और उत्कृष्ट गैस त्रिज्या। इसे अक्रिय गैस त्रिज्या भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी आयनिक त्रिज्या। अगर आयनिक त्रिज्या की बात करें तो आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋण आयन। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या की परिभाषा की बात करें तो किसी आयन और उसके आयन के नाभिक से उसकी बाहरी कोष तक की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसे आयन की त्रिज्या कहते हैं। सपोज सोडियम है 2,8,1 तो सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1 होता है और ये अपनी बैलेंस कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इस पर धनावेश आ जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आ जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे जब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। न्यूक्लियस
पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 तक। ये सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार सोडियम आयन का नाभिक, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नाभिक से लेके बाहरी कोश तक की जो दूरी होती है ये इस धनायन की त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम इस परमाणु और धनायन की तुलना करें तो यहाँ पे कोश की संख्या 1, 2, 3 है और यहाँ प्रोटॉन की संख्या 11 प्रोटॉन है। तो 11 प्रोटॉन इन 3 शेल पर अपना अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं, आकर्षण बल लगाती हैं। यहाँ पर हम बात करें तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे भी 11 है, लेकिन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेल है, 2 शेलों पर जब 11 प्रोटॉन अपना आकर्षण बल लगाएंगे तो ये कोश नाभिक की ओर थोड़ा सा विस्थापित और हो जाए। यानी एक तो इनका आकार घटा इसलिए कि इसमें एक कोश कम हो गई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर, दूसरा आकार इसलिए घटा कि ये जो कोश है वो नाभिक की ओर थोड़ी सी विस्थापित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु की अपेक्षा धनायन की त्रिज्या जो होती है वो छोटी होती है। लेकिन बात करें किसी रेडायन की, तो रेडायन में जैसे मान लीजिए क्लोरीन परमाणु है Cl2,8,7, ये अपनी बैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,8,8। इसका इलेक्ट्रॉन भरें, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर हम क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो ये पहली सेल में 2, दूसरी में 8, और तीसरी में ये फिर 8। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 17 प्रोटॉन है और यहाँ पर भी 17 प्रोटॉन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। पहले ये 17 प्रोटॉन इन 3 कोशों को अपनी ओर खींचे हुए थे, इन पे आकर्षण बल बनाए हुए थे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अंदर की ओर खींचते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण बाहर की ओर भागते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो बाहर की ओर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी चीज को राउंड में घुमाते हैं तेजी के साथ धागे बांध करके, अगर वो धागा आप छोड़ दो तो अंदर की ओर गिरेगा या बाहर की ओर चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि जैसे ही हम धागा टूट जाए या छोड़ दे तो बाहर की ओर चली जाती है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं तेजी के साथ उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रोटॉन अंदर की ओर खींच रहा है। तो ये नाभिकीय धनावेश यहाँ पर 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 17 प्रोटॉन है, तो नाभिकीय धनावेश जो है बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए जिसका कारण क्या हुआ कि जो रेडायन बना उसमें नाभिकीय धन आवेश इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कमजोर पड़ गया, कम हो गया। इस कारण से ये कोश जो होती हैं वो नाभिक से थोड़ा दूर चली जाएंगी और इसका आकार बढ़ जाएगा। तो किसी परमाणु की अपेक्षा रेडायन का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है।